हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो फिर से आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसका अब तक एक पार्ट आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके पहले उसको देख लो, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था, इस चैप्टर का इंट्रो देखा था। ठीक है, आज हमें डिस्कस कर लेना है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो इससे पहले वाले पार्ट में अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, हमने इंट्रो देखा था। हमने देखा था कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, सिंथेटिक कौन से होते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज हमने देखी थी, और साथ ही में लास्ट में हमने देखो यहाँ पे छोड़ा था, जिसमें वनीला, अनियन और क्लोव, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो करना है 2.1.2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल। अब पूछा ये है कि कैसे एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, मेटल्स के साथ में। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को चूज कर लेते हैं, जो कि है एक्टिविटी 2.3। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, केमिकल्स को हैंडल करते हो, तो किसी ना किसी की असिस्टेंस में आपको वो करना चाहिए, जिसको इन केमिकल्स की या फिर इन एपरेटस की नॉलेज होती है। ठीक है, अब देखो, सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर। अब सबसे पहले आप ये फिगर देखो। इस फिगर में आपको यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सबसे पहले देखो ये एक स्टैंड दिखा रखा है। ठीक है, फिर स्टैंड से ये अटैच है एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एसिड भी डाल रखा है, जिंक के ग्रेनुअल्स भी डाल रखे हैं। ठीक है, साथ ही में इसको ऊपर से कॉर्क से बंद कर रखा है टेस्ट ट्यूब को, और यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब है जो कि इस टब के अंदर जा रही है, और इस टब के अंदर ऑलरेडी क्या है, सोप का सोल्यूशन है। फिर यहाँ से कुछ बबल्स निकल रहे हैं, उसको फिर हम उसके हम कांटेक्ट में कैंडल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको मोटा मोटा सा आइडिया दे दिया कि एक्सपेरिमेंट में कैसे सेटअप हो रहा है, क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा देखो डिटेल में देखें तो टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, मैं बोलूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। आपको 5 ml H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है, और उसके अंदर फ्यू पीसेस डालने हैं, किसके, जिंक ग्रेनुअल्स के। तो जिंक के आपको कुछ पीसेस उसके अंदर डालने हैं। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स। तो जिंक ग्रेनुअल्स के सरफेस पे आपको क्या ऑब्जर्व होएगा। फिर पास कराना है गैस बीइंग इवोल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि जब आपने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो वहां से कोई ना कोई तो गैस निकली होगी, तो उस गैस को आपको पास कराना है विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब, किसके अंदर, इस सोप सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। तो ये भी सवाल है कि बबल्स क्यों बने सोप सोल्यूशन के अंदर। फिर आपको एक बर्निंग कैंडल ले लेनी है, गैस फिल्ड बबल। ठीक है, बर्निंग कैंडल ले लेनी है, और फिर यहाँ पे जो बबल से निकल रहे हैं, इसके कॉन्टेक्ट में उसको लेके आना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करोगे। रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड्स। फिर आपको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है अदर एसिड्स के साथ, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और द डिफरेंट। तो ये हमने एक रीडिंग ले ली है। अब एक एक चीज को देखो, समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिया है, 5 ml H2SO4 को आपने ले लिया है, किसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और उसमें आपने कुछ पीसेस लिए हैं, किसके, जिंक ग्रेनुअल्स के ले लिए। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स। तो आपको क्या सरफेस पे दिखाई दिया, जिंक ग्रेनुअल्स की। तो जिंक ग्रेनुअल्स के सरफेस पे आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे। ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्यों दिख रहे हैं, देखो आपके पास है जिंक। जिंक की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ में होगी, जो कि एक क्या है, एसिड है, जिंक है एक मेटल। ठीक है, तो जिंक की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ में होगी, तो क्योंकि जिंक एक रिएक्टिव मेटल है, तो ये H2SO4 में से H2 को हटा के जिंक सल्फेट बना लेगा और बाहर निकाल देगा H2 गैस को, ये मैं बोलूँ हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, अब ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ी थी, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो जिसके अंदर एक्चुअली में मोर एक्टिव मेटल किसको रिप्लेस कर देता है,
लेस एक्टिव को, ठीक है, जिसमें मोर एक्टिव किसको रिप्लेस कर देता है, लेस एक्टिव को। ठीक, तो जिंक की एक्टिविटी यहाँ पे, या मैं बोलूँ रिएक्टिविटी हाई है, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के खुद तो जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर ली और हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया है यहाँ से आउट। तो आपको जो बबल्स दिखाई देंगे टेस्ट ट्यूब में, वो किसके कारण दिखाई देंगे, हाइड्रोजन गैस के कारण दिखाई देंगे। पहला जो सवाल था उसका आंसर आया समझ में, बताओ जल्दी से। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से जो गैस निकली, अब हमें पता चला कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन। यहाँ से जो इवोल्व हुई इसको हम पास करा देंगे सोप सोल्यूशन से। ठीक है, तो वाई आर बबल्स फॉर्म इन दी सोप सोल्यूशन, तो सोप सोल्यूशन में आपको फिर से बबल्स दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ से क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को जब हम सोप सोल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे, बबल्स। और ये जो सोप के बबल्स होंगे उनके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस फिल्ड होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर आपको बर्निंग कैंडल लेके आनी है। तो अगर आप बर्निंग कैंडल को लेके आओगे किसके पास, उन सोप के बबल्स के पास जो फिल है हाइड्रोजन गैस से, तो यहाँ पे आपको एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। कैसी, पॉपिंग साउंड। ठीक है, तो देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होता है, पॉप साउंड से बर्न होता है। ठीक है, तो जब आप इस कैंडल को बबल्स के पास लेके आओगे तो आपको पॉपिंग साउंड यहाँ पे सुनाई देगी। मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है जब आप जिंक को किस में डाल रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। आगे इतनी बात समझ में, मुझे आप ये बता दो। ठीक है, फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपको रिपीट करनी है ये एक्टिविटी अदर एसिड्स के साथ भी। तो अदर के साथ तो हम कर लेंगे। सबसे पहले इतनी चीज हमें समझनी है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो भी डाइल्यूट डाला। डाइल्यूट का मतलब है ये कंसंट्रेटेड नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर भी है। ठीक है, एसिड जो है वो प्योर नहीं है, उसके अंदर क्या है, कुछ वाटर भी है, उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट। ठीक, तो डाइल्यूट H2SO4 को जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से हुई है आउट, जो कि किसके अंदर फिर हमने उसको पास कराया, सोप सोल्यूशन के अंदर पास कराया। तो जो यहाँ पे बबल्स थे सोप के, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल हो गई। फिर जब हम कैंडल को लेके आए तो कैंडल ने क्या किया, वहां पे जब हम कैंडल को लेके आए तो वहां पे हमें पॉपिंग साउंड सुनाई दी, मीन्स हाइड्रोजन गैस बर्न हुई किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। इतनी बात बता दो समझ आई क्या। रिएक्शन जो यहाँ पे हुई है वो हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मोर रिएक्टिव जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को, जो कि क्या है, कि लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद देखो, अब नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट, सो द रिएक्शन ऑफ द मेटल। इतना अब यही हमने बताया कि यहाँ पे मेटल ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो गई है, इवोल्व हो गई है। तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमें क्या भी बोला हुआ है कि हम इस एक्टिविटी को अगर अदर एसिड्स के साथ फॉलो करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो H2SO4 के साथ तो आपने देख लिया, वो आप किसके साथ देख लो, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के। अब देखो, तो ये है मेरे पास जिंक, जिंक के अंदर अब अगर मैं क्या डाल दूं, HCl डाल दूं। ठीक है, तो जिंक मेटल में अब अगर मैं डाल देती हूं HCl, क्या डाल देते हैं जिंक के अंदर हम, HCl डाल देते हैं, तो यहाँ पे बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगी यहाँ से आउट। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे 2HCl लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब जिंक के साथ 2 क्लोरीन क्यों आई, ये सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को समझना है तो जाके वहां पे देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिंक के ऊपर क्योंकि +2 चार्ज होता है तो ओवरऑल जिंक क्लोराइड को न्यूट्रलाइज होने के लिए -2 चाहिए, और एक क्लोरीन पे 1 होता है माइनस में, तो मेरे को कितने चाहिए, 2 क्लोरीन। ठीक है, तो देखो जब मैंने जिंक की रिएक्शन HCl के साथ भी कराई तब भी वहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस आउट हुई। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला, HNO3 के साथ करा दो। तो HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो अगर आप रिएक्शन जिंक की कराते हो अब नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे हमें मिलता है जिंक नाइट्रेट। तो ZnNO3 का ट्वाइस मिलेगा फिर से, क्योंकि जिंक के ऊपर +2 होता है, एक NO3 पे -1 होता है। साथ में फिर से यहाँ से क्या हो गया आउट, हाइड्रोजन गैस। लास्ट में हमें जिंक की रिएक्शन करानी थी एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CO का ट्वाइस Zn और प्लस फिर से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपने क्या देखा कि आप जब भी जिंक की रिएक्शन किसी न किसी एसिड के साथ करा रहे हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे वो वीक एसिड है, हाइड्रोजन गैस तो वहां से हर एक केस के अंदर इवोल्व हो ही
रही है। तो अगर हर एक के अंदर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई तो हर एक को आप पास कराओगे सोप के सोल्यूशन से, तो हर एक में आपको पॉपिंग साउंड मिलेगी जब हाइड्रोजन क्या करेगा, बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडल। आ रही है इतनी बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस आप अपनी नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद अब देखो, तो नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन, तो मेटल क्या कर रहा है, हर बार डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को एसिड से, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, साथ में एक सोल्ट भी बना रहा है और हाइड्रोजन गैस भी। अब देखो सोल्ट कहाँ पे बन रहा है ना, हाइड्रोजन गैस तो हमने देखा हर एक केस में बन रहा है, लेकिन सोल्ट कहाँ पे बन रहा है, तो ये है सोल्ट, ये है सोल्ट, ये है सोल्ट, ठीक है। और फर्स्ट वाले में सबसे ऊपर ये देखो जिंक सल्फेट, ये है सोल्ट, तो ये सारे सारे सोल्ट है, और क्या हो रहा है, आउट हाइड्रोजन गैस। तो अब अगर मैं इसका एक कंक्लूजन लेके आऊं क्या, कि जब भी मैं मेटल की रिएक्शन करा रही हूँ किसके साथ, एसिड के साथ, तो वहां से मेरे को मिल रहा है सोल्ट प्लस का हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो कि जब भी आप मेटल को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो वहां से सोल्ट मिलेगा प्लस का हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, आउट। बता दो बच्चों, इतनी बात समझ में आप लोगों के आ रही है क्या? ठीक है, देखो तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ कराई तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्या आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो? जी हम तो बिल्कुल लिखे हैं, हमने तो चारों की चारों लिख भी दी, ठीक है। तो हमने लिख रखी है चारों की चारों रिएक्शन। देखो फर्स्ट ये है जिंक प्लस H2SO4 के साथ जिंक सल्फेट प्लस H2, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ आपकी ये वाली। सारी की सारी आपको लिख लेनी है, आलस नहीं करना लिखने में बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.3 तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर हम अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी 2.4, ठीक है। अब इसमें देखो कि प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर से आपको जिंक ही लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। अब आपको उसमें ऐड करना है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है, लेकिन ये एसिड होता है या ये बेस होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, NaOH का सोल्यूशन डाला, फिर आपने इसको वार्म कर दिया, ठीक है, बर्नर की हेल्प से। अब रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपने इसको इतना किया, उसके बाद फिर से डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से यहाँ से जो गैस इवॉल्व होगी उसको फिर से सोप सोल्यूशन से पास कर देना, फिर से कैंडल को लेके आना, फिर आपको देखना है कि अब यहाँ पे पॉपिंग साउंड आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि अब मैं रिएक्शन करा रही हूँ मेटल किसके साथ में, बेस के, और जब मेटल की रिएक्शन बेस के साथ होगी तब भी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, आउट। अब देखो ये है आपके पास जिंक मेटल, इसकी रिएक्शन जब मैंने बेस के साथ कराई तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, सोडियम जिंकेट, जो कि होता है Na2ZnO2 प्लस का हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हुई तो सीधी सी बात है पॉपिंग साउंड आपको मिलेगी जब ये बर्न करेगी हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडल, ठीक है। तो अब क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर आप मेटल्स को रिएक्ट कराते हो एसिड और बेस के साथ तो हमेशा वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी? तो हमेशा तो नहीं निकलेगी। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर मेटल लिया है जिसका नाम क्या है, जिंक, ठीक है। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट नहीं करते, ठीक। तो यू फाइंड दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो बोल दिया कि ये जो रिएक्शन है ना ये हर एक मेटल्स के साथ नहीं होती, ये कुछ एक ही मेटल्स के साथ में ये वाली आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आप लोगों के अंदर एक वो आएगी, क्या बोलते हो आप उसको, मन में बात, कैसे कौन सा मेटल्स हैं फिर जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे? तो भैया उसका सीधा सा एग्जांपल है कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। तो कॉपर है, सिल्वर है, ये ऐसे मेटल्स हैं अगर आप इनकी रिएक्शन कराते हो एसिड या बेस के साथ में तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट नहीं करते। आई इतनी बात समझ में? बताओ जल्दी से, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से क्या कर लेंगे, नोट डाउन और याद में अपनी रखेंगे, ठीक। अब आ जाओ आप उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अच्छा देखो हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रही हैं तो आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है, साथ साथ मार्क करते जाओ, पेंसिल से साइड में लिखते जाओ। आपको कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हर एक आपको चीज एनसीईआरटी में अपनी लिखी हुई मिलेगी। पढ़ोगे अच्छा लगेगा क्योंकि आपको हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का मतलब पता होगा, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5 पे, कि टेक अ टेस्ट ट्यूब। अच्छा 2 टेस्ट ट्यूब, आपको क्या ले लेने हैं, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं, तो ले लो चलो 2 टेस्ट ट्यूब। लेबल देम एज E एंड B, एक को आप E मान लो, एक को आप B मान लो, ठीक है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब E,
टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको ले लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसके अंदर, बी के अंदर एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब आपको दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 2-2 ml क्या डाल देना है, HCl, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी कितना कितना, 2-2 ml। आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में लिया सोडियम कार्बोनेट, एक में क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के अंदर आपने क्या डाल दिया है, HCl डाल दिया है। इतना काम कर लिया। अब उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर, यहाँ से जो गैस निकलेगी उसको आपको लाइम वाटर से पास कराना है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर से आपने ये एक स्टैंड लिया, इसमें आपने टेस्ट ट्यूब को लगाया, ऊपर कोर्क लगाया, ठीक है, इसके अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, ऐसे एक दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया होगा, HCl दोनों के अंदर डाला होगा। अब यहाँ से जो गैस निकलेगी उसको आपको इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ क्या कराना है, पास कराना है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, CaOH को ट्वाइस, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये लाइम वाटर होता है, ठीक है। आई इतनी बात समझ। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, देखो ऑब्जर्व ये किया कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जिसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट को डाला था, उसमें जब मैंने HCl डाला तो वहां से क्या मिला, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से एक सोल्ट मिला, पानी मिला, प्लस का क्या मिला, CO2 गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर जब टेस्ट ट्यूब बी जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसके अंदर जब मैंने एसिड डाला, फिर से सोल्ट मिला, वाटर मिला और CO2 गैस मिली। अब यहाँ से इन्होंने बोला था कि जो गैस निकल रही है उसको आप पास करा दो लाइम वाटर से। तो गैस कौन सी निकल रही है दोनों केस में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं लाइम वाटर के साथ पास करा दूं तो यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कैसे होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको आप मार्बल भी बोलते हो, लाइमस्टोन भी बोलते हो, चौक भी बोलते हो, ठीक है। तो ये सब भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। तभी मैं बोलती हूँ कि सीरीज में पढ़ा करो लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को। जो किताब में दे दिया वो पागल नहीं है जिन्होंने आपको सीरीज में दिया है, ठीक है। तो अपनी होशियारी कम दिखा के आपको सीरीज से ही पढ़ना है। आई बात समझ, ठीक है। तो लाइम वाटर में जब आपने CO2 डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला, प्लस का क्या मिला है, वाटर। तो हमने एक चीज यहाँ से सीखी कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मतलब मेटल के कार्बोनेट्स को या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहां से सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या होती है, वॉल्व आउट। इतनी बात बताओ आपको बच्चों समझ में आई क्या, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब अगर फर्दर आप इसके अंदर CO2 गैस को एक्सिस में पास कराते हो तो वहां पे क्या बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है जो कि क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, जो कि क्या है, सोल्यूबल है पानी के अंदर। तो लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की ही ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। और जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, और आपको क्या दे रहे हैं, एक सोल्ट दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं एंड वाटर दे रहे हैं। तो आप बेसिक से एक जनरल रिएक्शन क्या याद करोगे कि मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको सोल्ट देंगे, CO2 देंगे और साथ में क्या दे देंगे, पानी मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स। बता दो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ फर्दर कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब तक तो हमने क्या पढ़ा, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई, बेस के साथ कराई, हाइड्रोजन कार्बोनेट की कराई, सोडियम कार्बोनेट की कराई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एसिड्स और बेसिस को खुद में आपस में इनकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो आपको 2 ml ले लेना है डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन। क्या ले लेना है, NaOH का सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें 2 ड्रॉप्स डाल देनी है, किसकी, फिनोफ्थलीन की, किसकी, फिनोफ्थलीन की, ठीक है। उससे पहले पार्ट में पढ़ा था हमने फिनोफ्थलीन क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। और कैसे इंडिकेटर होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, नेचुरल नहीं होता। तो आपने 2 ml डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स डाल दी है फिनोफ्थलीन के सोल्यूशन की, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिर व्हाट इज द कलर ऑफ दिस सोल्यूशन, तो कलर क्या होगा सोल्यूशन का। देखो यहाँ से हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, या मैं बोलूँ कि समझनी पड़ेगी कि फिनोफ्थलीन एक क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि बेस के साथ में पिंक कलर को शो करता है, और एसिड के साथ ये क्या शो करता है, कलरलेस,
कोई कलर शो नहीं करता। अब NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आपने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को डाला तो बेस की प्रेजेंस में ये इंडिकेटर कैसा कलर शो करता है, पिंक। मीन्स यहाँ पे जो कलर होगा सोल्यूशन का वो कैसा होगा, पिंक। आई इतनी बात समझ में, कलर कैसा होगा, पिंक। फिर आपने इसके अंदर ऐड कर दिया HCl का सोल्यूशन टू द अबव ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब ये जो पिंक कलर का सोल्यूशन बना जिसके अंदर क्या था, बेस प्लस फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स। अब आपने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को डालना शुरू कर दिया। तो HCl क्या है, एसिड, जो कि न्यूट्रलाइज करता जाएगा, बेस को करता जाएगा और ओवरऑल सोल्यूशन को कैसे बना देगा, वो एसिडिक। अगर वो सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा तो सीधी सी बात है, अब जो मेरा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, फिर से कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस। ठीक है, तो इज देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यस इट चेंजेस टू कलरलेस। ठीक है, तो व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, क्योंकि हमने एसिड डाल के उसकी जो बेसिसिटी थी, ये जो बेसिक सोल्यूशन था उसको तो खत्म कर दिया। अब सोल्यूशन को बना दिया है एसिडिक, और जो फिनोल्फथालीन होता है वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर क्या दिखाता है, नो कलर। मींस वो कैसा रहता है, कलरलेस। ठीक है, फिर से इन्होंने बोला कि अब आप फिर से इसके अंदर डाल दो NaOH, अब वो मिक्सचर में अब डाल दो फिर से NaOH इस कलरलेस सोल्यूशन के अंदर। तो अगर आप फिर से इसके अंदर NaOH डालोगे तो फिर से बेसिक होता जाएगा, फिर से आपको कैसा कलर दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पिंक कलर। तो डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन रिअपेयर, यस वो रिअपेयर करेगा, क्योंकि सोल्यूशन क्या होएगा, अब कैसा होएगा, पिंक, क्योंकि वो क्या होगा, बेसिक। तो हाउ व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपन, ये इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारा सोल्यूशन कैसा था, सबसे पहले उसके अंदर बेस था। ठीक है, फिर एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया, सोल्यूशन को बना दिया है कलरलेस। फिर से जब मैंने उसके अंदर बेस डाला तो वो सोल्यूशन कैसा होता जा रहा है, बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट शोज पिंक कलर। ठीक है, अब उसने कैसा कलर दिखा दिया है हमें, पिंक कलर। तो बता दो आप लोगों को इतनी सी मेरी बात समझ में आई क्या, जल्दी जल्दी बताओगे। आप लोग कुछ नहीं बोलते भाई कमेंट सेक्शन में भी, कैसे भी पता नहीं आप लोगों मतलब बोलना नहीं आता क्या, बस कुछ तो बोला करो, समझ आया, नहीं समझ आया, वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी, कुछ तो फीडबैक दो ना। अगर तो अच्छा ऐसा भी नहीं होता, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ भाई आप लोगों को समझ ही आएगा, नहीं आता तो बोल दो कि हमें इस चीज में दिक्कत लगी है ना, आप इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ा दो, वो भी हो जाएगा। आप लोगों को अच्छी लगी बोल दो कि हमें अच्छी लगी, आगे भी वीडियो ऐसी बनाना। अब आप ना हाँ करते ना हूं करते तो मैं उसका मतलब क्या समझू, बताओ। ठीक है, तो इसलिए वैसे भी तो आप लोग चैट करते ही हो दिन भर, टिक 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 टिक, तो यहाँ पे भी कर दिया करो थोड़ी सी, क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ, कुछ नहीं पड़ेगा। पर आप लोग ना मानते नहीं भाई बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलो, तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार से रिकॉल कराऊं, क्या था पहले, बेस था स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, उसमें मैंने डाला था फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, पिंक कलर हमें दिखाई दिए था क्योंकि कैसा था, ये बेसिक सोल्यूशन था। फिर इसके अंदर मैंने फिर से एसिड डाला था, सोल्यूशन हो गया था न्यूट्रलाइज, ये हो गया था कलरलेस। इस कलरलेस के अंदर फिर से हमने बेस डाला तो फिर से ये बेसिक सोल्यूशन हुआ, तो इसने कैसे शो करा, पिंक कलर। ठीक है, चलो अब आ जाओ आप लोग आगे। हाँ अब देखो, तो इन दी अबव एक्टिविटी भी है, ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ द बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड। हमने क्या देखा कि बेस का इफेक्ट किसने नलिफाई कर दिया, एसिड ने। तो रिएक्शन कैसे हुई, मींस बेस को जब मैंने एसिड के अंदर डाला या एसिड को जब डाला बेस के अंदर तो यहाँ पे एक सोल्ट मिला, प्लस का क्या मिला है, वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपको सोल्ट और वाटर देते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे ये बात आपको बार बार बताई जाएगी चिल्ला चिल्ला के कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट प्लस वाटर देता है, और ऐसी ही रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेस प्लस एसिड gives you what, salt plus water, so this reaction is known as neutralization reaction। तो कैसी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आ जाओ देखो आप लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, यहां तक बता दो, कोई भी डाउट है आप लोगों को तो। अब हमें रिएक्शन करानी है मेटेलिक ऑक्साइड्स की विद एसिड्स के साथ। मेटल का जो ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन कराएंगे एसिड्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लेना है एक बीकर के अंदर। कैसा ले लेना है, एक छोटा सा अमाउंट ले लेना है कॉपर ऑक्साइड का, थोड़ा सा, छोटा सा क्यों बोलूं मैं, थोड़ा सा बोलूं, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, CuO। ठीक है, एक बीकर के अंदर, और उसके अंदर आपको ऐड कर देना है डाइल्यूट HCl।
ठीक है, स्लोली स्लोली करना है, स्टर करते करते। तो आपको कलर बताना है सोल्यूशन का कैसा होगा। What has happened to the copper oxide? कॉपर ऑक्साइड को क्या हुआ? देखो सबसे पहले तो जो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है वो होता है ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है। फिर जब ये कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये देता है आपको कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड प्लस में क्या देता है यहाँ से? वाटर। प्लस क्या देता है यहाँ से? वाटर देता है। बताओ इतनी बात समझ आई क्या कि जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, मतलब मेटल को ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो आपको क्या दे रहा है यहाँ पे? कॉपर क्लोराइड प्लस का वाटर। ठीक है, अब ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ये आपको कैसा दिखाई देता है? ब्लू ग्रीन कलर का। कैसा? ब्लू ग्रीन कलर का। तो सबसे पहली बात तो इसका कलर जो होता है कॉपर क्लोराइड का वो ब्लू ग्रीन नहीं होता। पहली बात तो ये एक्चुअली में देखो जो इसका कलर होता है ना वो थोड़ा ब्राउनिश होता है। कैसा होता है? ब्राउनिश होता है। लेकिन ये कॉपर क्लोराइड क्योंकि आसपास मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करके जो कलर है वो क्या कर देता है? चेंज और ब्लू ग्रीन बना लेता है। अदरवाइज कलर कैसा होता है इसका? ब्राउनिश होता है। तो जो ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में जो कि एक मेटालिक ऑक्साइड है, जब मैंने उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जो कि HCl है तो उसने कॉपर क्लोराइड दिया जो कि था तो ब्राउन कलर का, पर क्योंकि उसके आसपास क्या है? एयर है, मॉइस्चर है, उसके कारण उसने कलर कैसा कर लिया है? ब्लू ग्रीन, और साथ में वाटर को क्या कर दिया है वहां से आउट। तो अब अगर आप यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में आने की कोशिश करो कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुई है। देखो कॉपर ने हाइड्रोजन को हटा के Cl के साथ क्या बना लिया? कॉपर क्लोराइड। और हाइड्रोजन चला गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मतलब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ है आयंस का। किसका? आयंस का। तो अगर म्यूचुअली एक्सचेंज होता है आयंस का तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां पे म्यूचुअली एक्सचेंज होता है बिटवीन दी आयंस, मैं बोलूं कटायंस एंड अनायंस। ठीक है बच्चों, बताओ इतनी बात आप लोगों को पल्ले पड़ी क्या? ठीक है जी। अब देखो इसके बाद तो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। तो कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो गया तो उसने क्या दे दिया? कॉपर क्लोराइड प्लस का वाटर। तो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन किसके कारण है? कॉपर क्लोराइड के इन दी रिएक्शन। ठीक, तो जनरल रिएक्शन क्या होगी कि जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो सोल्ट देगा प्लस का वाटर देगा। अब अगर ये एसिड के साथ में रिएक्शन करा रही हूँ मेटेलिक ऑक्साइड की और उसने मेरे को सोल्ट दिया, इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड कैसा रहा होगा? बताओ कैसा रहा होगा फिर मेटेलिक ऑक्साइड? अभी आपने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, आज देखो कि बेस और सोल्ट, बेस और एसिड की जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलता है सोल्ट प्लस वाटर। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? देखो कि जब आप बेस की रिएक्शन कराते हो एसिड के साथ तो आपको मिलता है सोल्ट और साथ में क्या मिलता है? वाटर, पानी। ठीक है, अब आपने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो एसिड इसमें भी है, सोल्ट इसमें भी है, वाटर इसमें भी है। आपको सोल्ट भी मिला, आपको वाटर भी मिला, आपके पास एसिड भी था। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मेटेलिक ऑक्साइड है या जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या है? तो मतलब वो यहाँ पे क्या है? एक बेस है। बता दो इतनी बात समझ में आई का? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ करके हमें वो सब दे रहा है, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा के लाते थे सोल्ट प्लस वाटर, ये मैं बोलूँ कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो रहा है अगर वही सब यहाँ पे हो रहा है तो उसका सीधा सा क्या मतलब है कि मेटल ऑक्साइड यहाँ पे क्या है? बेस है। ये कैसे बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसे होती हैं? बेसिक इन नेचर होती हैं। कैसे पता चला हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन से? ठीक है जी। उसके बाद अब आप लोग आगे देखो कि अगर आप इस इक्वेशन को लिखोगे जो हमने अभी लिखा तो मेटल को ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, सोल्ट और वाटर दे रहा है। सिमिलर जैसे एसिड और बेस देते हैं सोल्ट और वाटर, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है? आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स यहाँ पे आपके क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक, अब अगर मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करूं तो यू सा द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पीछे आपने एक रिएक्शन करी थी है ना, जिसमें आपने सोडियम कार्बोनेट डाला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला था। तो वहां पे आपने क्या किया था? वहां से जो CO2 बाहर निकला था उसको आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर से पास कराया था। अगर मैं लिखूं ऐसे, देखो ये था लाइम वाटर, इससे आपने CO2 को पास कराया था। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिला था? क्या मिला था आपको वहां पे? ये देखो एक बारी आ जाओ ऊपर,
ये देखो आपको यहाँ पे क्या मिला था, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट मिला था, प्लस का क्या मिला था, वाटर। ठीक है, तो लिखो क्या क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट मिला था, लाइमस्टोन प्लस का वाटर, यही मिला था। तो अब पढ़ो, जब आपने रिएक्शन कराई थी कार्बन डाइऑक्साइड की एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लाइम वाटर की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस था वो रिएक्ट कर रहा था CO2 के साथ। मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है, वो रिएक्ट कर रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, और आपको सोल्ट एंड वाटर दे रहा है। अब ये फिर से सिमिलर है जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन थी। तो वहां पे आपने क्या देखा था कि आपके पास एसिड भी था, सोल्ट भी था, वाटर भी था, बस बेस की कमी थी। यहाँ पे देखो बेस है, सोल्ट है, वाटर है, यहाँ पे कमी किसकी है, एसिड की। इसका मतलब क्या है कि CO2 यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एसिड की तरह। इसका मतलब क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, उसका क्या है, ऑक्साइड। तो कार्बन का ऑक्साइड इज CO2। तो कार्बन का जो ऑक्साइड है, मींस यहाँ पे जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड। बता दो इतनी बात समझ में आई क्या। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे बिहेव एज अ बेस, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे बिहेव एज एसिड्स। अब ये बात ना हम लोग 12th क्लास में जाते जाते पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान से इन चीजों को पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं। तो आप लोगों को ऐसे ही रिएक्शंस लिखनी है अपनी किताब में अभी के अभी, और ये बातें अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको ठीक लगे ऐसे लिख लो, लेकिन लिख लो। ठीक है, अब अच्छा ये जो सारा हमने पढ़ा इसको हम अभी रिकॉल कर लेंगे, उससे पहले पर हम ये कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, कि why should curd and the short substances not be kept in the brass and the copper vessel। अब आपसे क्या बोला है कि कर्ड और शोर सब्सटेंसेस को आप नहीं रखते ब्रास और कॉपर वेसल के साथ में। क्यों नहीं रखते, देखो आप लोग इसलिए नहीं रखते कि कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और अगर आप इसको कॉपर में, कॉपर या ब्रास के बर्तन या वेसल के अंदर रख देते हो, जो कि कैसा होता है, मेटालिक इन नेचर, जो कि मेटल होता है, तो कर्ड के अंदर जो लैक्टिक एसिड है, जो कि एक एसिड है, वो रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ और एक टॉक्सिक कंपाउंड बना देता है, जो कि क्या करता है, फूड पॉइजनिंग, या मैं बोल दूं कि हमारी हेल्थ को खराब कर देता है। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वहां पे उनको सोल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने क्या पढ़ा था कि जब भी एसिड्स, क्या पढ़ा था कि जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, मेटल्स के साथ में। ठीक है, कि जब भी आपके एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो देते हैं सोल्ट प्लस का हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब एसिड क्या है यहाँ पे, कर्ड, जिसके अंदर एक एसिड है लैक्टिक एसिड, या खट्टी चीज क्या होती है, एसिडिक इन नेचर। या आप जो वेसल ले रहे हो कॉपर या ब्रास का, ये क्या है, मेटालिक इन नेचर। तो यहाँ से आपको सोल्ट मिलेगा प्लस का क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। और ये जो सोल्ट मिलता है यहाँ से, वो आपको एक टॉक्सिक सोल्ट मिलता है, जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, और वो क्या कर देता है, फूड पॉइजनिंग। दूसरा ये क्या कर देते हैं, कोरोड भी कर देते हैं, हमारे कंटेनर को खराब भी कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग कभी देखना, अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है, कॉपर के बर्तन में ना आप दही रख के देखो, कुछ देर बाद देखोगे ना कि वो काले काले से हो जाता है, बर्तन भी ग्रीन ग्रीन सा, काला सा ग्रीन सा हो जाता है। ठीक है, और जो टेस्ट है ना वो भी क्या हो जाता है, उसका खराब हो जाता है। उसके अंदर क्या बन जाता है, क्योंकि एक टॉक्सिक सोल्ट बन जाता है, जो कि एक्चुअल में पॉइजनस होता है हम लोगों के लिए। तो कॉपर या फिर ब्रास में खट्टी चीजों को नहीं रखना चाहिए, उसको हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कंटेनर्स के अंदर खट्टी चीजों को हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल के साथ कराते हैं तो कौन सी यहाँ पे गैस निकलती है, अभी तो देखा एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप कैसे इसकी प्रेजेंस को टेस्ट करोगे, फिर से वही कैंडल वाला सीन कर देना, पॉपिंग साउंड आ जाएगी तो आप लोग समझ जाओगे।